Hello and welcome back. This is video number 14 of chapter number 1, and coincidentally we are gonna learn the topic number 1.14th of the first chapter, and this topic is all about Gauss law. This topic is very important topic. Why? Because this topic will indirectly link you towards the 15th topic. Means it is necessary for a particular person to be very clear about this Gauss law in order to understand the next coming topic, that's 15th topic, applications of Gauss law. Yeah, so you need to be extremely focused, and you need to be extremely clear as far as the concept of Gauss law is concerned. So what we'll be doing in this particular video is, first I will be explaining in the entire section of this Gauss law, and the thing that you are supposed to write, I have already done on the right hand side. So I will be focusing that content later on after the explanation of this portion. Right, so let's proceed towards topic number 1.14, that's Gauss law. So how will they ask the question? हालांकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इट्स वेरी वेरी लेस, इट इज हैविंग वेरी लेस प्रोबेबिलिटी. हाँ, इसके बारे में जो एक और क्वेश्चन है, राइट, दिस पर्टिकुलर वीडियो कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. पहले हम गॉस लॉ प्रूफ करेंगे, और वो गॉस लॉ के अंदर जो चीज़ें आती है, जो 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 इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. दोस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल, we're looking towards the proof of Gauss law, which is having probability of 30-70, yeah, 30% only asking criteria. मतलब मेरे हिसाब से ये पूछा नहीं जा सकता, right? So let's see. So the question that might be asked, right, is obtain the Gauss law from the flux associated with a sphere of radius small r and having charge q at a center. मतलब आपको ऐसा बोला है कि आप एक स्पीयर का एग्जांपल लीजिए, ऐसे स्पीयर का जिसका रेडियस r है और जिसके सेंटर में चार्ज q है, और उसके फ्लक्स में से, मतलब उसका फ्लक्स ढूंढिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर स्पीयर, एंड यूजिंग दैट एग्जांपल ऑब्टेन द गॉस लॉ, राइट. सो देखेंगे कैसे करना है. हालांकि आसान है, it's indirectly related to the definition of flux. So hope so you have already seen the previous lectures regarding electric flux also, right. So let us see. उन्होंने ही बोला है तो लेंगे भी हम. मान लीजिए आपके पास एक स्पीयर है, right. The sphere is such that it is having charge q at its center, charge q at its center, okay. And yeah, they have already mentioned that the radius of this particular sphere is r. It is a sphere, be careful, it's not a circle. मतलब ये 3 डायमेंशनल बातें चल रही है भाई. अच्छा, तो आपको ये ढूंढना है कि ये स्पीयर के साथ कितना फ्लक्स होएगा, मतलब हाउ मच इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर स्पीयर. तो कैसे ढूंढे भाई? सिंपल डेफिनेशन क्या आपको दिमाग में घूमनी चाहिए. डेफिनेशन क्या थी फ्लक्स की? फ्लक्स पाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस. ये ही घुमाने ही आपको, राइट. तो क्या करें सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट. वी हैव टू फोकस ऑन स्मॉल एरिया एलिमेंट, राइट. तो मान लीजिए हम स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन हाँ, अब अभी फिलहाल अपने पास क्या एक स्पीयर है, तो स्पीयर पे स्मॉल एलिमेंट कैसा होगा, राइट. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. छोटा सा पोर्शन लेना स्पीयर पे. मान लीजिए कि ये स्पीयर पे ये छोटू वाला पोर्शन लेते हैं हम लोग. फील करना, महसूस करने की कोशिश करना. सॉरी, राइट. कंसिडर दिस इज दिस शेडेड पोर्शन, छोटा वाला स्मॉल एरिया एलिमेंट. आप मान सकते हो इसको, ये क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट. अभी इसका नाम भी देना पड़ेगा. मान लीजिए वो एरिया एलिमेंट का नाम ds है, राइट. इसकी जो वैल्यू है, इसका जो एरिया है वो छोटू सा ds. हम इस चैप्टर में एरिया को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, राइट. सो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग आल्सो. सो ये क्योंकि ये छोटा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट
let us say this area is small ds, right? Small area element, let us write this very precisely. Having area ds, having area ds, मतलब इसका एरिया कितना है भाई? ds है. अभी आप अच्छे से सीखे हुए हो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड सो इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होएगा, तो आप अच्छे से बोलोगे, मैं जानता हूँ आपको आता है अच्छे से. इट्स ऑलवेज आउटवर्ड, राइट? इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड गोइंग आउटवर्ड. तो ये सरफेस के लिए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? यूं बाहर निकल सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, लेट अस से इट इज वेक्टर ds, लेट अस से इट इज वेक्टर ds. अच्छा, तो हाँ, तो अब इसके साथ एसोसिएटेड, मतलब ये छोटे वाले एलिमेंट के साथ कितना फ्लक्स होगा वो आप ढूंढ लीजिए. सो वी कैन राइट आउट बाय डेफिनेशन. एक्चुअली बाय डेफिनेशन द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ स्मॉल एरिया एलिमेंट कैन बी गिवन बाय, सॉरी, छोटा सा एलिमेंट है तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds कैन बी राइट डाउन लाइक दिस वे. इट्स क्वाइट सिंपल. वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, बहुत आसान है भाई, बहुत, मतलब सारी की सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है. फ्लक्स क्या है, एरिया एलिमेंट क्या है, राइट? यू मस्ट बी वेरी क्लियर. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इनफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, राइट? अच्छा जी, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग ऑफ वेक्टर ई के बारे में बात करेंगे. तो दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने के पीछे कारण कौन है? चार्ज. वेयर इज द चार्ज? एट द सेंटर. एट द सेंटर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हमने चार्ज कौन सा लिया है? प्लस, पॉजिटिव चार्ज लिया है अपने कन्वेंशन के लिए. तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? उससे बाहर निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड. सो इट विल बी लाइक दिस वे, राइट? तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. इट विल बी लाइक दिस वे, चारों ओर, राइट? इट्स थ्री डायमेंशनल थिंग, मतलब आगे भी निकलेगी, पीछे भी जाएगी, सब जगह जाएगी, बट इट इज रियली आउटवर्ड. सो वी आर पर्टिकुलरली प्रेजेंटली फोकसिंग ऑन व्हाट? हम किसकी चीज पे फोकस कर रहे थे? हम फोकस कर रहे हैं ये एलिमेंट पे. तो ये एलिमेंट पे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसे जाएगा भाई? यूं ही बाहर निकलेगा, देखिए, अरे यूं ही होगा. वी नो इट वेरी क्लियरली, वी नो इट वेरी नाइसली, इनफैक्ट, सॉरी. अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तो मैं थोड़ा इसको और अच्छा कर देता हूँ. मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, e ds cos थीटा. मतलब आई कैन डू इट इन टू डिफरेंट वेज. देखिए, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या तो फिर, मतलब अगर मेरे को इस तरीके से नहीं करना तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं वेक्टर e की वैल्यू रख सकता हूँ और ds की वैल्यू भी रख सकता हूँ. In terms of vector, how what I'm saying, I will be making you very clear. Understand? Vector E का मतलब क्या होता है? That's electric field. Electric field की वैल्यू कितनी होते हैं? पॉइंट चार्ज की वजह से k q upon r square. Write down k q upon r square. r डिस्टेंस दूर है ना, ये एलिमेंट तो r डिस्टेंस ही दूर है. It is on the surface, yeah. But it is a vector quantity now. So vector quantity has got what? Direction. तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? It is in the direction of radius vector only. एंड इट इज गोइंग आउटवर्ड. रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में ही है. तो हम, मतलब रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? आई नो दैट यू नो इट, आर कैरेट, वेरी सिंपल, डॉट. वेक्टर ds को कैसे लिखे भाई? और आसान भाई, वेक्टर ds इट इज आल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आर कैरेट डायरेक्शन दी है तो वेक्टर ds हैज आल्सो गॉट द सेम डायरेक्शन. सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, ds इनटू आर कैरेट. एक चीज ऐसी है, सो r कैरेट डॉट r कैरेट, राइट? दैट्स वन. सो विल गेट व्हाट? k q upon r square. Yeah, this will get cancelled out. So sorry, in fact that will give you answer 1, and so answer will be k q upon r square into ds, and this will also give you the same answer. E and ds both are in the same direction, so if you will focus, e ds cos 0. So we can say E into ds, but what is E? E is nothing but magnitude, that's k q upon r square ds, yeah? You can see both are giving you the same answer. Both are different technique. It's your choice how to do it. In this theory portion, I have written as the NCERT only. मतलब NCERT में आपको ये तरीके से दिया है. It has been given you according to this method.
सो इट्स बेटर इफ यू फॉलो दिस मेथड. मैंने भी वही लिखी है, लेकिन कोई आपको गलत नहीं दे सकता अगर आपने ये तरीका अडॉप्ट किया. इट्स ओके. सो वी हैव फाउंड फ्लक्स. हमने ये ढूंढ लिया कि इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है. क्या अपना क्वेश्चन ये था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. अपना क्वेश्चन था फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्फीयर. हमने तो उसके छोटे एलिमेंट पे ढूंढ लिया, तो भाई टोटल फ्लक्स कैसे ढूंढे भाई? देयरफॉर टोटल फ्लक्स बहुत आसान, जिसको बड़ा वाला फ्लक्स बोलते हैं हम लोग, दैट्स गिवन बाय व्हाट्स द फॉर्मूला? या सरफेस इंटीग्रेशन E dot ds बोलते हैं भाई. इनडायरेक्टली वी कैन से सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d phi. व्हाट इज दिस? वी कैन से ना इंटीग्रेशन ऑफ d phi. अभी d phi तो हमने पहले से ही ढूंढ के रखा. देखो d phi क्या है? k q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds. या सरफेस इंटीग्रेशन का मैं छोटा s बोल सकता हूँ, या तो फिर सरफेस आप लिख सकते हो पूरा. इट्स योर चॉइस. k q एंड r ऑल, मतलब ये है क्या एक्चुअली में? टोटल फ्लक्स ढूंढने के लिए जैसे ये छोटा वाला एलिमेंट था ना, मेरे को पूरा स्फीयर का लेना था. I have to find out the flux associated with the entire sphere. तो मेरे को क्या करना चाहिए? I have to move this element over the entire surface. अरे सरफेस पे घुमाना है, तो सरफेस पे हर एक एलिमेंट तो r ही डिस्टेंस पे है. तो मतलब ये तो कांस्टेंट था, q भी कांस्टेंट है, तो r भी कांस्टेंट है भाई. r is also constant. Why? Because each and every area element is at the same distance. So we can say radius r is constant. So we can take it out common. So k q upon r square, ब्रैकेट में क्या बचा भाई? ds. यार सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस पे ये छोटे वाले एलिमेंट को अगर घुमाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? सिंपल सर, एरिया. आसान. और k को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/4πε0. ये q है, ये r है, सॉरी r स्क्वायर है, और ये छोटे वाले एलिमेंट को पूरे सरफेस में, स्फीयर के पूरे सरफेस में घुमाएंगे तो सरफेस एरिया मिलेगा स्फीयर का. व्हाट्स दैट? 4 pi r square. So we can say 4 pi r square. So yeah, 4 will cancel, pi will cancel, r square will cancel. 4 pi r square will get cancelled out. So बचा क्या अपने पास? सिर्फ q upon epsilon 0. Q upon epsilon 0 is nothing but the flux associated with this particular sphere having charge q at the center. यही गॉस लॉ है. तो गॉस लॉ को हम कैसे स्टेट कर सकते? हाउ कैन वी गिव द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गॉस लॉ? क्वाइट सिंपल. We can say that. अब थोड़ी अच्छी बातें करनी है. हालांकि वो अच्छी बातें कब आएगी, इसके बाद में आएगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ. तो गॉस लॉ ने यही बोला था, ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि भाई फ्लक्स फाई इज इक्वल टू व्हाट? सरफेस इंटीग्रेशन यू कैन सी E डॉट ds, दैट इज इक्वल टू थोड़ा अच्छा वाला सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0. अरे सर ये तो q था, आपने सिग्मा क्यों लिखा? थोड़ा अच्छा बेहतर लिखा. क्यों? व्हाट डू मीन बाय q? ये q क्या था? तो हमने जो स्फीयर लिया ना, उसके अंदर का चार्ज. सो दैट्स व्हाट दिस सिग्मा क्यू इज ऑल अबाउट. सिग्मा क्यू इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. हम जो सरफेस लेते हैं उसके अंदर कितना चार्ज है उसका समेशन. बी केयरफुल, इट इज एल्जेब्रिक समेशन. एल्जेब्रिक समेशन का मतलब क्या होता है? साइन के साथ जो प्लस है उसको प्लस लिखने का, माइनस है उसको माइनस तरीके से ऐड करने का. Right? There is sigma q and divided by epsilon 0. So this is the way you can state the statement of Gauss law. How flux associated with any closed surface is given by is the ratio of total charge enclosed by the surface to epsilon 0. बात खत्म. यही Gauss law है, यही इसका प्रूफ है. कुछ ऑफिशियली मतलब आप देखोगे मैथड, समझोगे मैथड, मालूम पड़ जाएगा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं. छोटा वाला एलिमेंट लेना है और फिर इंटीग्रेट कर देना है. इवेंचुअली विल गेट व्हाट? गॉस लॉ. राइट, दिस इज द एंटायर मेथड. अभी इसको प्रॉपरली शब्दों के साथ मैंने वहां पे लिखा है. राइट, सो आई विल बी फोकसिंग दैट पर्टिकुलर स्क्रीन सो दैट यू कैन नोट इट डाउन. So yeah, you can see that the entire proof is written, and at last I have written the Gauss law on the right side, right, bottom right. So this is the way you can write down the entire theory if they ask you. It is the same thing that I have already explained you earlier, right?
ओके, सो अब बातें करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। जो हमने अभी गॉस लॉ देखा, उसके मतलब गॉस लॉ क्या था, फिर से एक बार रिवर्स कर देता हूँ। राइट, हालांकि हमने लिख लिया होगा अच्छे से। सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अभी इसकी थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में मतलब भाई कौन सी चीज़ क्या है, कब यूज़ करना है, मतलब मालूम पड़ जाएगा व्हाट्स आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ, जो हम यूज़ करने वाले हैं 15th नंबर के टॉपिक में, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में। तो वहाँ अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे ये क्लियर होना ज़रूरी है। हाँ जी, तो फर्स्ट पहली बात आपको क्या याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमने मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल में, मतलब अभी एग्जाम्पल तो नहीं, अभी जो मैंने प्रूफ करा ना उसमें क्या करा था, मैंने सेंटर में क्यू लिया था और एक स्पैरिकल सरफेस लिया था। राइट, इसमें ये स्पैरिकल सरफेस मतलब ये सरफेस की बहुत 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 ज़रूरत होती है। फर्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू अप्लाई गॉस लॉ यू नीड अ सरफेस। अपने को सरफेस चाहिए, क्लोज सरफेस ज़रूरी है। अभी वो सरफेस कैसा होना चाहिए, कौन से शेप का होना चाहिए? सर इट मस्ट बी स्पैरिकल? नो, इट कैन हैव एनी शेप, वेदर रेगुलर वेदर इरेग्युलर। इट कैन हैव एनी साइज, छोटी बड़ी बहुत बड़ी कुछ भी हो सकती है। राइट, सो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप केयर ऑफ, the surface that we are using in order to apply the Gauss law can have any shape and any size ना कोई बोले कि सर अगर मैं चार्ज को यहाँ रखता और यूं ले लेता ऐसा सरफेस तो चलता क्या? अरे दौड़ता रहे, एकदम पावरफुल, ये सही था। लेकिन हमने स्पीयर उस वक्त स्पीयर क्यों लिया? क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहे अपने को, क्योंकि हम उसके एरिया को जानते थे, इसके एरिया को हम नहीं जानते, इसलिए ऐसा सरफेस हमने नहीं लिया। हालांकि आप कुछ भी प्रकार का सरफेस ले सकते हो, प्रोवाइडेड मस्ट बी क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एनी साइज। एट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी क्लियर। अभी ये सरफेस का नाम भी उन्होंने रखा है एक्चुअली में। आप जो ये सरफेस लेते हो ना, उस सरफेस को हमें क्या बोलना है? दैट सरफेस इज बेसिकली नोन एज गॉसियन सरफेस। ये सरफेस जो हम लेते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई द गॉस लॉ इज फेमसली, मतलब उसको इसको एक नाम दिया गया है, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अच्छा जी, एक और स्टेप फर्दर देखिए, इक्वेशन को ध्यान से फोकस करिए, क्योंकि यही इक्वेशन के साथ आपको खेलना है। ये इक्वेशन में ये दो साइड है, मतलब ये वाली लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये तो सिंबल है फ्लक्स का। अच्छा जी, तो ऑन द लेफ्ट साइड फोकस ऑन द लेफ्ट साइड, फोकस ऑन द लेफ्ट साइड फर्स्ट। या सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, मतलब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ रैंडमली। मान लो एक सिस्टम है, ये पूरी सिस्टम है। मैथ्स वाले को मालूम होगा, हम सेट थियरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें यूनिवर्सल सेट लेते हैं और पर्टिकुलर एक एलिमेंट लेते हैं, एक बॉडी लेते हैं। ऐसा ही कुछ हम फील कर सकते हैं। मान लीजिए ये पूरी सिस्टम है, उसके अंदर हमने ये गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करा है। राइट, हालांकि गॉसियन सरफेस हम बाद में सेलेक्ट करते हैं, बट नेवर माइंड। मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, फिर हाँ माइनस क्यू फाइव चार्ज है, माइनस Q3 बाहर है और Q4 भी बाहर है। राइट, फिर से एक बार फील करा देता हूँ। हम ये सिस्टम दी हुई होती है अपने को, वी आर जस्ट सिलेक्टिंग अ रैंडम गॉस सरफेस। मान लीजिए हमने ये गॉस सरफेस सिलेक्ट किया और आपको बोला गया कि भाई समझाइए कि ये, चलिए ये ds तो क्लियर है, ds इज अ स्मॉल एलिमेंट when talking of the Gaussian surface, right? So what is vector E? Vector E का मतलब क्या होता है? That's electric field. So simple electric field है सर। किसकी वजह से, मतलब due to which charges, of which charges we can say? You will say, sir, this 3, this 2 or entire 5, right? So be clear. The electric field that is appearing on the left side of the equation, the electric field that is appearing on the left side of the equation is due to all the charges, whether inside the Gaussian surface or outside this Gaussian surface, मतलब अंदर हो कि बाहर हो, ये जो E आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, that is due to all.
electric field due to all charges, whether inside or outside the Gaussian surface. So what about sigma q? What is the meaning of sigma q? Sigma q is very simple. That's the charge, that's the net charge, total charge enclosed by the surface. Enclosed मतलब उसके अंदर बाहर वाले चार्जेस का कोई रोल होता नहीं है. That means sigma q that's appearing in the equation, that is the algebraic summation. मैंने बोला था algebraic summation of the charges enclosed by the Gaussian surface. Gaussian surface के अंदर कितने चार्ज है उसका एडिशन, algebraic एडिशन, मतलब इन सबको ऐड करना है. q1 minus q2 minus q5. Be careful, you have to not take q4 and minus q3 since they are outside the Gaussian surface. Be careful. This is system. ये सिस्टम की बाउंड्री बनाई है मैंने, और ये Gaussian surface है, to be very precise. Right? So yeah. First we have seen the shape and size. Secondly we have seen the name. Third is the electric field, and fourth is the charges. Other than this four, there are other 2 points also that the Gauss law is similar to that of Coulomb's law. That is inverse square law. इसको inverse square law of distance बोला जाता है. Inverse square law of distance. हाँ, तो वो point क्या है वो मैं उसी तरफ से समझा दूंगा. मतलब will be focusing on that screen first, मतलब that board first, and then I will explain the remaining point. Major important points तो यही है. हालांकि जो टॉपिक नंबर 15 है ना, 15 टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस टॉपिक के अंदर ही, दैट्स एप्लीकेशन. वो एप्लीकेशन में 3 चीजें समझाई आपको. ड्यू टू लाइन चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस मतलब लीनियर डेंसिटी, देन ड्यू टू सरफेस, एंड थर्ड ड्यू टू स्फीयर. ये 3 अलग अलग एप्लीकेशन हमको सीखनी है. तो उस एप्लीकेशंस में हम ऑब्वियसली गॉस लॉ अप्लाई करने वाले हैं. सो व्हाई वी आर अप्लाइंग गॉस लॉ इन दैट एप्लीकेशन? बिकॉज गॉस लॉ इज वेरी इजी, मतलब इजी मेथड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. कब? जब आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो. व्हेन यू आर हैविंग सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज very easy to calculate electric field for that distribution using Gauss law. ना जिसके 15 नंबर के टॉपिक में हम वही करने वाले हैं. हम गॉस लॉ को ही यूज करने वाले हैं. फटाफट से गोइंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर लाइन टू लाइन थिंग. ओके, तो सी डिस्कस some important points regarding the Gauss law. The first point is it is true for any shape, whatever its shape or size. Shape or size matter नहीं करती बेस में. The surface that we choose is known as the Gaussian surface. उसको Gaussian surface नाम दिया जाता है. या सिग्मा क्यू कौन से चार्जेस है? वो वाले चार्जेस है जो Gaussian surface के अंदर होते हैं. बाहर के चार्जेस का एडिशन नहीं लेना है आपको. What about the electric field? इलेक्ट्रिक फील्ड उन चार्जेस की वजह से जो पूरे सिस्टम में है, whether it is inside or outside the Gaussian surface, no matter. Using Gauss law, one can easily find the electric field. Yeah, आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं, प्रोवाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? मतलब हम बोले कि भाई 1 मीटर में 1 कूलम चार्ज, तो 2 मीटर में कितना? 2 कूलम. ऐसी सिमेट्री होनी चाहिए. अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से ढूंढ सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द गॉस लॉ इज बेस्ड अपॉन द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ, मतलब इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस, मतलब 1/r² जैसा डिपेंडेंस आ रहा है. राइट, दिस आर द इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट्स. मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ये पूछा जाना चाहिए, मतलब बहुत चांसेस थे इसके, मतलब 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन या इट इज हैविंग लिटिल बिट ब्राइट चांसेस as far as the examination is concerned. So I must say this question is NS question, right? Very important question. So note it down. Yeah, फटाफट से. ओके, सो ये वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ विल बी लर्निंग इन दी नेक्स्ट वीडियो, और शायद 1-2 वीडियो और होंगे उसके बाद, जिसमें हम जो बाकी रहे हुए सम्स खत्म कर देंगे. राइट, सो वी आर टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट, मतलब सॉरी, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो एंड रिमेनिंग सम्स इन द फर्दर वीडियोस. राइट, टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम.